Good morning, students. Let's start chapter 6, standard 8, effect of the British rule in India. हमने पिछले इससे जो रिलेटेड चैप्टर था पिछले चैप्टर 4 उसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे यहाँ पे ट्रेडर्स बन के, हाउ दैट ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। ब्रिटिशर जो थे ट्रेडर्स बन के आए थे और रूलर्स कैसे बन गए। अब हमें ये पढ़ना है कि जो उन ब्रिटिशर्स जो रूलर बन गए उनका इफ़ेक्ट जो है इंडिया पे कैसे पड़ा, क्या पड़ा, उनके रूल का इंडिया पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा। Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. Aruna read loudly, Revolution in Libya. Hearing this, Purva asked, "Why do people revolt?" Aruna answered, "When the needs of people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt. In our country, also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in a revolt. Let me tell you about the life of the Indians at that time." अरुणा जो थी मॉर्निंग के समय न्यूज़पेपर पढ़ी थी। उसकी जो डॉटर थी वहीं पे पास में बैठ के वो होमवर्क कर रही थी। अरुणा ज़ोर से पढ़ी थी कि रिवोल्यूशन इन लीबिया, लीबिया में रिवोल्यूशन हुआ मतलब क्रांति हुई। पूर्वा क्या कहते हैं वो जो है उसने सुन के कहा कि वाई डू पीपल रिवोल्ट, ये जो पीपल है ये रिवोल्ट क्या होता है, रिवोल्ट क्यों करते हैं। अरुणा आंसर्ड, व्हेन द नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, जब जो लोग हैं वो फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर लोग जब इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करते हैं और जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो दे रिवोल्ट, तब वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन अ रिवोल्ट। हमारे कंट्री में भी जब ब्रिटिश रूल था तब ऐसी कंडीशन हो गई थी और जो बहुत ख़राब हो गई थी कंडीशन, और जो उसका भी रिज़ल्ट क्या हुआ था कि लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम। अब मैं तुमको सुनाती हूँ कि उस समय का इंडियंस ने का मतलब उस समय का उनकी स्थिति क्या थी इंडियंस की, उसके बारे में तुमको सुनाती हूँ, बताते हैं। इंडिया वाज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इंडिया जो था बहुत समृद्ध देश था। द एनर्जी दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट। जो औरंगजेब की क्या कहते हैं डेथ के बाद भी मतलब चारों ओर अराजकता फैल गई थी, तब भी इतनी हानि, इतना नुकसान नहीं हुआ था, इतनी इंडिया वीक नहीं हुई थी। इट हैज़ बीन एडमिटेड बाय द हिस्टोरियन अक्रॉस द world that the industries, production, technique, and organization of trade India were unmatched at that time. हिस्टोरियन का पूरे वर्ल्ड में विश्व के इतिहासकारों ने ऐसा माना है, स्वीकार किया है कि उस समय की 18वीं सदी तक भारत की जो प्रोडक्शन टेक्निक थी, ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड की, जो बिजनेस की जो क्या कहते हैं उनका उनका जो तरीका था वो एकदम बेमिसाल था, अनमैच था, उसका कोई तोड़ नहीं था। द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years of the British rule. It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished product of the factories in England. और वही इंडिया जो कंट्री है, जब 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पर राज्य किया तो वो बिल्कुल क्या हो गई थी, जो कंट्री इतनी समृद्ध थी हर एक चीज़ में, हर प्रोडक्शन में, हर एक चीज़ में, जो पूरे विश्व में बेमिसाल थी, इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो आज जो इंडिया ब्रिटिशर्स के 200 साल शासन करने के बाद उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि वो एकदम क्या कहते हैं वो इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाले और उनके कारखाने में तैयार हुए माल का एक विशाल बाजार बनकर सिर्फ ही रह गया। Condition of peasant and agriculture during the British rule. The British got a new opportunity to increase their income after the acquisition of the Diwani right of Bengal, Bihar, and Odisha. They started exploiting peasants
to earn more revenue, and as a result, the peasants became poorer. Many times, the peasants had to sell their jewelry to pay the revenue. A large number of peasants had to borrow money from the money lenders and consequently fell into a debt trap. Farmers lost their land and agriculture suffered in many regions of India. Moreover, Bengal witnessed in a terrible famine in the year 1770 century in which lakhs of people died in starvation. बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी सत्ता उनको अंग्रेज़ों को मिल गई तो उनको ऐसा लगा कि उनको अपनी इनकम बढ़ाने का एक नया ज़रिया मिल गया. दे स्टार्टेड एक्सप्लॉटिंग पीजेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू. अब वो क्या करने लगे कि हमको अपना आय, उनको वो सोचने लगे कि हमको ये राइट मिल गया है इनकम टैक्स लेने का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, तो अब वो अपनी इनकम आराम से बढ़ा सकते हैं. और उसके लिए उन्होंने क्या करने लगे कि जो कारीगर थे, किसान थे, उनको क्या करने लगे, उनका शोषण करने लगे. इसका नतीजा ये हुआ कि जो किसान थे और कारीगर थे वो क्या हो गए, दिन प्रतिदिन क्या हो गए, गरीब होते जा रहे थे. Many times the peasant had to sell their jewelry to pay the revenue. कई बार किसानों को क्या कहते हैं, आभूषण बेचकर भी वो टैक्स नहीं भर पाते थे. और वो बहुत सारे जो किसान हैं ज़मींदारों के, साहूकारों के भारी टैक्स का क्या कहते हैं वो शिकार बनकर बर्बाद हो गए, उनकी खेती बाड़ी छूट गई. इसी बीच ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच बंगाल में 1770 में बहुत भारी अकाल पड़ा. भूखमरी के कारण लोग, चारों तरफ भूखमरी हो गई लोगों की, उसमें लाखों लोग क्या कहते हैं, लाखों लोग की डेथ हो गए. गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस enforced permanent settlement act in order to collect revenue. As per this act, the company fixed the revenue on the annual basis. The zamindar were given the permanent right of land and revenue collection. This is how a class of landlord loyal to the company was created. This act also ensured the income of the company. Against this, the peasant who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited. जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो गवर्नर जनरल, उसने क्या कहते हैं, एक ऐसा एक्ट निकाला जिसको, एक ऐसा एक्ट इन्फोर्स किया जिसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से हम जानते हैं. इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को प्रत्येक वर्ष के लिए क्या कहते हैं, ज़मीन प्रत्येक वर्ष के लिए हर एक साल के लिए उन्होंने एक फिक्स इनकम निर्धारित कर ली. ज़मीन का और जो स्थायी अधिकार ज़मीन और जो जितनी ज़मीन होती थी उसका अधिकार किसको दे दिया, ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स को दे दिया. और जो लैंडलॉर्ड जो थे वो क्या कहते हैं, उनको टैक्स वसूलना था किसानों से, कारीगरों से. और वो जो लैंडलॉर्ड जो थे वो उनको ये टैक्स वसूल, और जो कंपनी की आय वो तो वो फिक्स हो गई, तो उनको उतना टैक्स वसूल करके उनको उतना देना ही पड़ता था ब्रिटिशर्स को. तो वो एक क्या कहते हैं, कंपनी के लिए क्या कहते हैं, वो जो कंपनी ने अपने पक्ष के लिए में ही, अपने पक्ष के में ही क्या कहते हैं, एक ऐसा अपने पक्ष में ही एक ज़मींदार वर्ग खड़ा कर दिया जो किसानों को वो ब्याज पे रकम देता था, उनकी ज़मीन ले लेता था. और वो मतलब एक तरीके से वो ज़मींदार जो थे वो अंग्रेज़ों के तरफ से के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से थे और उनके लिए ही काम उनको करना पड़ा था. दूसरी तरफ जो किसान थे तन तोड़कर मेहनत करके चिलचिलाती धूप में ज़मीन जोत के फसल पैदा कर रहे थे, और उसके बाद भी वो क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे. इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ on social life. Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue, was known as a collector. वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो टैक्स वसूल करने का काम जिसे दिया जाता था उसे कलेक्टर कहा जाता था. ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज. वो जज का भी फंक्शन परफॉर्म करता था, है ना, जज का काम भी करता था.
द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड आवर एंशंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। जो ब्रिटिश सिस्टम जो था उसने हमारा एंशंट टाइम से जो हमारा सेल्फ रूल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। इन द एंशंट टाइम एवरी विलेज वाज लाइक ए स्मॉल रिपब्लिक। जो एंशंट टाइम से हमारे वहाँ अलग अलग हर एक गाँव एक अपने आप में एक स्वतंत्र गांव था। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज। जो ग्राम पंचायत होती थी वो अपने विलेज का एंटायर विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन खुद हैंडल करती थी और कोई भी फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र थी। दिस पंचायत वर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री। ये जो पंचायत थी ये एक बैकबोन की तरह क्या कहते हैं खड़ी थी हमारे इंडिया में, हमारे देश के एक बैकबोन की तरह थी। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेन invention and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. बाहरी आक्रमण के समय, सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम संस्थाएं जो थी वो हमेशा अडिग खड़ी रहती थी, मजबूती के संग खड़ी रहती थी। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति ने यह संस्था को भी, इस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर दिया, हमारे एंशिएंट टाइम को जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर। People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railway and military. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. If it was not done, it was considered a crime and was liable for a punishment. As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. वॉरेन हिज कंपनी सरकार ने समाज सुधार के लिए जो नीति अपनाई थी कि उनको ऐसा लगा कि वो इंडिया का समाज को सुधार रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी नीति उन्होंने अपनाई थी उससे हम क्या कहते हैं, हमारे भारतीयों को क्या लग रहा था कि वो जो हमको ज़बरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करवा के हमारे धर्म और संस्कृति का क्या करना था, ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की हमेशा से उनका अवगणना की जाती थी। ऐसी मान्यता थी लोगों में पैदा हो गई थी लोगों में, मतलब लोगों के दिल में ऐसी मान्यता हो गई थी अंग्रेज़ों के प्रति। उसके बाद आगरा में ऐसा फरमान जारी किया गया कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज़ को सलाम करेगा। यदि ऐसा ना किया जाए तो वह दंड या सज़ा का पात्र माना जाएगा। परिणाम इन सब बातों से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के दिल में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न हो गई। आज का चैप्टर इतना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।